तो बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सपोर्टिंग लेक्चर अटेंड करेंगे, यानी कि आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन किस पे, स्पेक्ट्रम पे। पीछे देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ, हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके जैसा होगा। तो ध्यान रखें, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गिना करें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए। अगर हम हीलियम में देखें तो एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स होते हैं किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में प्यारे बच्चों, वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ कितने आ गए, ये आ गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर्स हैं, इसमें कितने हैं, 2। तो आप चेक कर लीजिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, इसमें कितने हैं 11, इसमें कितने हैं, इसमें जरा देखिए 1, और इसमें कितने हैं 2। क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। उसमें अगर प्रोटॉन देखा जाए तो कितना है 3, और इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो कितना है 3। बट जब ये Li+ होता है प्यारे बच्चों, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 3 ही होता है, बट प्रोटॉन कितने रहते हैं 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 1 से मिनिमाइज हो जाते हैं। यानी कि जब किसी स्पीसीज में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या कि किसका स्पेक्ट्रम किसके जैसा है, तो उन्हीं का स्पेक्ट्रम एक जैसा होगा जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, सेम होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तुरंत दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आपको nth लाइन बोला था, तो यहाँ थर्ड लाइन पूछ रहा है। थियरी में मैंने आप बहुत डिटेल में आपको ये बात समझा रखी। थर्ड लाइन बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में जो इनिशियल लेवल है उसकी वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहती है 2। अब किसमें से इलेक्ट्रॉन गिराएं कि थर्ड लाइन मिले, ठीक है, तो किसमें से 2 को घटाएं कि 3 आए, यही ट्रिक सिखाया था मैंने। तो देख लीजिए, अगर हम 5 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा, मींस जब इलेक्ट्रॉन का डी ट्रांजिशन होगा, कहां से कहां, 5वें से दूसरे में, तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चों हमें क्या मिलेगा, थर्ड लाइन मिलेगा। कौन सी सीरीज का, बामर सीरीज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि which one of the following electronic transition between energy level produces the line of shortest wavelength in hydrogen atom। ठीक है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन एटम में जरा देखिए, वो हमें N1 लेता है, वो हमें N2 देता है, वो हमें N3 देता है, वो हमें N4 देता है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ रखा है E = hν होता है, और ये किसके बराबर होता है, Hc = लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वो हमसे कहता है कि वी नीड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मींस वी नीड मैक्सिमम एनर्जी। अब जरा देखिए कितने टाइप के वो डी एक्साइटेशन करा रहा है, 2 से 1 में करा रहा है, और बच्चों कहां से करा रहा है, 3 से 1 में करा रहा है, और कहां से कहां करा रहा है, 4 से 1 में करा रहा है, और कहां से कहां करा रहा है, 4 से 3 में करा रहा है। तो वी आर वेरी क्लियर, हमने आपको ये थियोरी में बहुत बेहतरीन वे में समझा रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन दूर से आएगा, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम एनर्जी इमिट करता है। तो मैक्सिमम एनर्जी जब इमिट करेगा तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम। यानी कि जब ये मैक्स होगा भैया, तो ये मिनिमम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि N4 to N1 जो डी एक्साइटेशन होगा उसमें रिलीज्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ सबसे कम होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पे चलते हैं, 3 ही था ना भाई, हाँ 2 क्या था, ये था, ओके ठीक, 3 हो गया। 4 पे चलते हैं, कहता है which series has highest energy in the hydrogen spectrum। which series have highest energy in the hydrogen spectrum। कौन सी सीरीज में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है। देखो, अब देखो ये n = 1 है ना, 2 3 4 और 5 पूर्ण तक है, तो 5, ठीक है। अब जरा देखो, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गिराओ, मान लो अगर इसके ऊपर कहीं से भी गिराते हो 6 7 8 से, तो जब इलेक्ट्रॉन सबसे दूर कहां से आएगा, तो पहले में आएगा ना। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस में मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, भाई अगर मान लो कोई चीज n = 7 से जंप कर रही है, और उसमें सारी पॉसिबिलिटीज हैं, यानी वो n = 7 से 5 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, और 1 में भी आ सकता है।
तो सबसे दूर किसके लिए पड़ रहा है, डिफरेंशिएट कर लिया करो। दूर में देखो डिस्टेंस कैसे पता लग जाएगा, 7 - 1 कर दो 6 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है, 7 से 1 की है। 7 - 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, 7 - 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, 7 - 4 करोगे तो 3 आ जाएगा, 7 - 5 करोगे तो 2 आ जाएगा। और वैसे भी यार मैंने बताया जैसे जैसे दूर जाते हैं तो जितनी दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जितने पास से इलेक्ट्रॉन गिरेगा उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। ये आप डेटा से भी वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने थियरी में इसको डेटा से वेरीफाई कर रखा है। अब बार बार डेटा निकाल के मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का वो तरीका भी नहीं है। प्यारे बच्चों अगर इतनी बात आपको समझती है तो इसका मतलब है कि सबसे मैक्सिमम एनर्जी मिलने वाली है किसमें, हमें लाइमन सीरीज में मिलने वाली है। प्यारे सरकार आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो कहता है कि द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज विल बी। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पीछे बहुत डिटेल में समझा रखा है, एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए 1/λ का फॉर्मूला तो हर कोई जानता है। देखो क्या जानता है कि 1/λ इज इक्वल्स टू RZ², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। बट बच्चों यहाँ वो हमें वेवलेंथ नहीं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अगर दोनों तरफ हम स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा c/λ, और ये क्या हो जाएगा CRZ², और ये 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। हम क्लियर वे में जानते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा c/λ की वैल्यू है दिस इज नथिंग बट न्यू, ये कितना हो गया CRZ², ये 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों अब फ्रीक्वेंसी कब मैक्सिमम होगी, हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू hν से। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच सीधा रिलेशन है, जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तभी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा तभी एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो हमसे कहता है द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो हमें न्यू चाहिए मिनिमम किसका, बामर, ठीक है, और डायरेक्ट करूं, चलो डायरेक्ट कर देता हूं, और न्यू चाहिए मिनिमम किसका, लाइमन का, ठीक है। तो ये रहा भैया लाइमन सीरीज, ठीक है। चलो अब इनको हम ठोकते हैं। बामर ये फार्मूला क्या था, CRZ²। कोई किसी की भी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो सेम एटम के लिए पूछ रहा है तो सेम एटम के लिए ये कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1/, अगर वो हमें कह रहा है क्या बामर, तो ये 2 का स्क्वायर, और बामर में फ्रीक्वेंसी मिनिमम होने के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और एनर्जी मिनिमम होने के लिए बिल्कुल पास से गिरना चाहिए। बिल्कुल पास 2 के कौन है, 3 है, 3 का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा CRZ²। ये किसके मिनिमम की बात कर रहा है, लाइमन के। लाइमन में एनर्जी लेवल शुरुआती फिक्स रहती है 1 का स्क्वायर, लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, और मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन तब इमिट करता है जब बिल्कुल पास से गिरे, और 1 के बिल्कुल पास कौन होता है बच्चों, 1 के बिल्कुल पास 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर, इसको मैंने निकाल दिया, धड़ धड़ कट गया। अब ये सीधे मैं जानता हूँ कि नीचे कितना आ जाएगा 36, और ऊपर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4। इसको जब मैं फाइनली सॉल्व करूँगा तो 5/36, 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 4 9 36, 9 3 27, 5/27 इज़ द आंसर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेसिमल 1 से छोटा आएगा, यानी कि B इज़ द राइट आंसर। भाई इसको डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा दिया। अब ये 27 दूनी 54, यानी लगभग ये हमने ऑलमोस्ट 0.25 के आसपास आंसर आएगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर देता हूँ, सुबह सुबह है, पता लगे कि कुछ गड़बड़ हो जाए। द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन, अच्छा वो लाइमन का बामर से पूछ रहा है, सॉरी, तो मैंने बामर का लाइमन से निकाल दिया है, दैट्स वाई ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, नींद पूरी जाने में थोड़ा टाइम लगता है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी 80 की 83, इधर देखो, यानी कि द फाइनल आंसर इज, हमने देखा था कि कितना आया था 5/27। इसका तो हमें उल्टा करना है, ये बामर अपॉन लाइमन है ना। वी नीड न्यू मिनिमम ऑफ लाइमन अपॉन न्यू मिनिमम ऑफ बामर। तो 27/5 55 25 5 चौक 20, 5.4 के आसपास एग्जैक्ट आंसर आएगा। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे चलता हूं और बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विच ट्रांजिशन इमिट फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी।
किसमें अधिकतम फ्रीक्वेंसी का फोटोन इमिट होगा, जिसमें अधिकतम एनर्जी इमिट हो, यानी ओवरऑल हमें पता लगाना है कि किसमें मैक्सिमम एनर्जी इमिट होगी। कहता है सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन कब मिलेगा, n इक्वल्स टू 2, किस में से 2 घटा दें कि 2 आ जाए, तो 4 में से, यानी जब इलेक्ट्रॉन 4 में से कहाँ गिरेगा, 2 में, तब सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। कहता है सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। तो इधर देख लीजिए, लाइमन, बामर, पास्चन। पास्चन में इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, n इज इक्वल्स टू 3 में आता है। तो इसका सेकंड कब मिलेगा, जब वो n इक्वल्स टू 5 से जंप करे, तभी 5 में से 3 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा। ठीक है, अगला क्या कहता है, फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज में 6 में गिरता है, किसमें से 6 को घटाएं कि 5 आ जाए, तो 6 5 11, 11 में से अगर हम 6 को घटाएं तो आ जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। आगे कहता है कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन n इक्वल्स टू 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2, जब यहाँ से यहाँ गिर जाए। अब बच्चों देखो, हमको पता लगाना है, क्या कह रहा है कि विच ट्रांजिशन इमिट्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी किस स्थिति में सबसे अधिकतम फ्रीक्वेंसी का फोटोन इमिट होगा, जहां पर हमें सबसे मैक्सिमम एनर्जी मिल रही हो, तो वहीं भैया मिलेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी हम ऐसे तो नहीं गेस करेंगे इसमें, हम इसमें चलो इवेल्युएट कर देते हैं बड़, फिर उसके बाद आपको कुछ देखता हूँ ट्रिक बनता है तो बताता हूँ। देखो यहाँ निकालोगे तो E4 माइनस E2 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा, अगर अपन डायरेक्ट चलो एक को पूरा कर देता रहा हूँ और बाकियों को डायरेक्ट कर दूंगा। E4 क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 और जो है माइनस 13.6 अपॉन n का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस और माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए बात करें तो Z1 हो जाएगा, यानी कि अगर हम ये प्लस हो जाएगा और 13.6 को कॉमन करें तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर आएगा। ऐसे इसमें भी जब हम लोग क्या करेंगे, 13.6 को कॉमन करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही यहाँ जब हम लोग 13.6 को कॉमन करेंगे तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही जब यहाँ हम 13.6 को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/11 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब तुम देखोगे तो सारी परिस्थितियों में देखो, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा सा आएगा, ठीक है, तो 13.6 समथिंग अपॉन 4 चौक 16, या एग्जैक्ट ना सॉल्व करके देखो, ऐसे ही गेस कर देता हूँ यार, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ ऐसी स्थिति में क्योंकि आपको वैल्यू नहीं मालूम है तो बिल्कुल भग से जवाब मत देना कि सर यहाँ सबसे दूर से आ रहा है। देखो जब सेम शेल में गिर रहे हो तब हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे आ कहीं से भी रहे हो और गिर रहे हो 2 3 4 में, बट यहाँ अलग अलग शेल में गिर रहे हैं ना, तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बहुत हमें सावधानी से यहाँ पे काम को करना पड़ेगा। जैसे बात को समझना, जब कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को किसी फिक्स सेल में गिराते हैं ना, जैसे 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, तब तो हम फट से जान लेते हैं कि जो दूर से आ रहा होगा वो ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा और जो पास से आ रहा होगा वो कम एनर्जी इमिट करेगा। बट यहाँ तो सेम शेल में गिर नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि 13.6 को जब हम मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, और यहाँ नीचे कितना आ रहा है, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, या एग्जैक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ। लो भाई 2 मिनट का तो काम है। ये क्या हो गया रे, अरे जल्दी आ जा, इधर देखो, यह आ गया कितना 13.6, सीधे मारो, ज़्यादा कहानी नहीं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 यहीं रख देता हूँ और 2 दूनी 4, तो ये कितना 4, यानी कि 3/16 हो जाएगा। यहाँ पर जरा इसको सॉल्व करके देख लो, 13.6 इंटू 25, 3 त्रिका 9, यानी कि 25 9, और इसको 25 में से 9 जब सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ऊपर 16 आ जाएगा। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.6 इंटू 3/4 आ जाएगा। और बच्चों आगे चले अगर तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13.6 इंटू 11 ग्राम में 121 माइनस 36 अपॉन 121 इंटू 36। इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 13.6 और जो है 36 4 40 और 60
यानी कि 60 20 80 85 अपॉन 121 इंटू 36। अब इनमें हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको देखें 3 5 15 यानी डिवाइडेड बाई लमसम 5 आ रहा है। अगर आगे हम लोग देखें तो ये 16 1 के 16 1.x ठीक है, यानी 9 से जस्ट बड़ा हो रहा है। इसको अगर अपन देखें तो 3 1 जा 3 और इसको अपन अगर देखें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि ज़रा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 13.6 डिवाइडेड बाई क्या 5 के आसपास वैल्यू है। यहाँ पे क्या हो रहा है 13.6 डिवाइड बाई 9 से बड़ा यानी 10 के आसपास वैल्यू है। यहाँ पे क्या हो रहा है 13.6 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 13.6 डिवाइडेड बाई 36 से जस्ट बड़ा, चलो 38 या 40 बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्यारे बच्चों देखो सबसे बड़ी एनर्जी कहाँ पे हमको मिल रही है, ये देखो यहाँ मिल रही है। कहाँ? जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिर रहा है। यानी कि जो फर्स्ट लाइन होगी किसकी, फर्स्ट लाइन जो होगी लाइमन सीरीज की, उसमें जो एनर्जी मिलेगी वो बाकी सबों से क्या होगी, ज़्यादा। अगर उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम। तो देखिए हमसे क्या पूछता है कि विच ट्रांजिशन इमिट फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा वेवलेंथ नहीं पूछ रहा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में, दोनों में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी यही मिल रही है। प्यारे बच्चों देखो ये मैथमेटिकल लूप है, यहाँ आपको बहुत शार्प फैसला करना पड़ेगा। और शार्प फैसले के लिए ज़रूरी नहीं कि सबका एग्जैक्ट डिवीज़न लिया जाए। हमें एग्जैक्ट डेटा तो चाहिए नहीं, हमें बड़ा और छोटा डेटा चाहिए। तो मैंने थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल करके और उसको कोशिश किया है कि थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लूँ। देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल गिव अ सेकेंड सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सिमिलर टू दैट ऑफ Mg+2। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल गिव अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, जो Mg+2 के सिमिलर हो। तो प्यारे बच्चों हमने पीछे बताया था इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो। Mg+2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, Al+3 में भी 10 है, और जो है हाँ ठीक है, तो यही आंसर हो गया। Al+3 की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी दे आर मोर सिमिलर टू द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ Mg+2 बिकॉज स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द स्पीसीज। आगे चलते हैं बच्चों। टार्ट कहता है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज विल बी। यहाँ पर देखिए एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। ऐसी स्थितियों में जब एटम के बारे में कुछ ना बोल रहा हो तो अंडरस्टूड है हमें कौन सा एटम मान के रखना है बच्चों, हमको मान के रखना है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हमसे कहता है कि मिनिमम वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी। तो चलो भाई, तो लैम्डा लाइमन के लिए बात करता है, ठीक है। अच्छा और किसके लिए बात करता है, लैम्डा बामर के लिए बात करता है, ठीक है, बामर के लिए बात करता है। चलो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इधर RZ का स्क्वायर 1 अपॉन, ओ भाई मच्छर जी आ गए तुम डिस्टर्ब करने, रुको बताता हूँ, रुको रुको रुको, ए गए काम से तुम तो बेटा, गए काम से, गए काम से, बारिश में मच्छर, ओहो भाई पिछली बार तो मुझे मच्छर ने काटा था, चिकनगुनिया हो गया था, ओहो हो, ऐसी तकलीफ तो ज़िंदगी में मैंने कभी झेली ही नहीं थी। और पूरे नागपुर में चिकनगुनिया मतलब लगभग सबको ही हो गया था। तो मच्छरों से सेफ रहें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें मेरे प्यारे शेरों। आगे देखते हैं, आगे कहता है RZ स्क्वायर, ये हो गया क्या, सॉरी 1 स्क्वायर। अच्छा मिनिमम यानी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी यानी कहाँ से, सबसे दूर कौन है, इनफाइनाइट। 1/2 का स्क्वायर, सबसे दूर कौन है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना हमें कौन ऊपर चाहिए, लाइमन ऊपर चाहिए और बामर नीचे चाहिए। तो जो ऊपर चाहिए होता है उससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि अपॉन में है ना, ये 1/λ और ये 1/λ है। अगर तुम इसको इससे डिवाइड कर दिए तो लैम्डा बामर ऊपर चला जाएगा। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा लाइमन ऊपर चला जाएगा, लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर हो जाएगा। और ये सब कुछ मिनिमम डेटा दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सेटिंग। ये सब कुछ क्या है, मिनिमम है ना। अगर ये सब मिनिमम है और ये भी क्या है, मिनिमम है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हमने 2 को 1 से डिवाइड किया है, यानी RZ स्क्वायर अपॉन 4, और उधर क्या है, उधर है 1/RZ का स्क्वायर। RZ स्क्वायर से RZ स्क्वायर कट जाएगा,
फाइनली 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो 0.25 आ जाएगा, मीन्स बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल इन हाइड्रोजन एटम एंड सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आर λ1 एंड λ2 रिस्पेक्टिवली। देन इनके बीच में हमसे क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल, कोई भी वो टू लेवल आप मान सकते हो। मैं देखो n=2 से n=1 मान देता हूँ, ठीक है, तुम कुछ भी मान दो, सेम आंसर आएगा। कहता है लेवल इन हाइड्रोजन एटम एंड सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, ठीक है, तो λ1 एंड λ2, ठीक है। मान लिया हाइड्रोजन के लिए है 1/λ1, तो ये कितना हो जाएगा RZ² और हाइड्रोजन का Z कितना होता है 1, और ये कितना हो जाएगा 1² माइनस 1/4 2 का स्क्वायर, यानी 1/λ1 अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा R/4 और ये इंटू में क्या आ जाएगा 3। ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक ट्रांजिशन कह रहा है, ट्रांजिशन वही किस में हो रहा है, हीलियम में हो रहा है, ठीक है, हमने हीलियम में करा दिया। लो हीलियम में कितना हो जाएगा 1/λ2 = RZ कितना है 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा तो 3/4 ही आएगा, क्योंकि हम जो है 2 से 1 में गिरा रहे हैं, यानी ट्रांजिशन तो सेम है। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहा होगा आपको। तो हमसे दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, डिवाइड कर दो। जब तुम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो λ2 ऊपर चला जाएगा और λ1 नीचे रह जाएगा, और यहाँ पे कितना है, हमने 2 को 1 से डिवाइड किया है, ठीक है। वेट, अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो λ1 ऊपर चला जाएगा और λ2 नीचे रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3R बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3R/4, 4 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, यानी λ1 जो है वो 4λ2 के बराबर होगा। λ1 = 4λ2, यानी कि अपन कह सकते हैं, यहाँ से दूसरा रिलेशन भी तो दे सकते हैं, λ2 = λ1/4, ये λ2 = λ1/4, तो ये मैच कर जाएगा। ऐसी स्थितियों में ऐसा नहीं, अगर आप 3 से 1 या 3 से 2 कहीं किसी को भी गिराएंगे तो सेम डेटा आएगा आपके पास। बस हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए आपको डी एक्साइटेशन का जो काम कर रहे हैं वो सिमिलर होना चाहिए। बच्चों अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है न्यू मैक्स, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है लाइमन की, ठीक है, लाइमन में है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा CRZ², फ्रीक्वेंसी का ही तो फार्मूला होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम कह रहा है, यानी कि एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी इनफाइनाइट से आना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, न्यू मैक्स ऑफ व्हाट, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज CRZ², लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट 4 का स्क्वायर, मैक्सिमम के लिए सबसे दूर से आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कह रहा है, दोनों का रेशियो कह रहा है 1 को 2 से डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी है, सीधे डिवीजन लेना पड़ेगा, तो न्यू मैक्स ऑफ लाइमन अपॉन न्यू मैक्स ऑफ व्हाट, ब्रैकेट, ये किसके बराबर हो जाएगा, CRZ² से CRZ² कट जाएगा, इधर कितना बच रहा है 1 और इधर कितना बच रहा है 1/16, यानी कितना आ जाएगा 16:1। आंसर करेक्ट है, कौन सा वाला, बी वाला। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। कहता है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन Li+2 ठीक है, Li+2 में जो फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज का, उसके वेवलेंथ का रेशियो एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन ड्यूटेरियम। अच्छा देखो भाई, वो एक बार हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और एक बार ड्यूटेरियम के लिए। तो देखो वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2 के स्क्वायर। दोनों बार में फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पूछ रहा है, तो दोनों बार में n1 1 होगा और n2 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन शुड डी एक्साइट फ्रॉम सेकेंड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। जब इतनी बात हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो देखो गौरपूर्वक, अगर इतनी बात आप कर देते हैं तो ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, यानी जेड में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। तो जब रेशियो लोगे तो सेम रेशियो आएगा, यानी कि अगर हम देखें, कहता है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन, अच्छा Li+2 कह रहा है, Li+2 एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन ड्यूटेरियम, सॉरी मुझे लगा कि हाइड्रोजन और जो है ड्यूटेरियम कह रहा है, नहीं, तब यहाँ आंसर अलग आएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हमसे कहता है कि द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, ठीक है, तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कब मिलेगी बच्चों, Li+2 में। आर Li+2 के लिए जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर और 1 बिल्कुल बगल से गिरेगा तभी तो फर्स्ट लाइन मिलेगी। अरे भाई लाइन नंबर यानी 2 से 1 में गिरेगा तभी तो 1 आएगा, यानी फर्स्ट लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से आना पड़ेगा, 2 से, कहाँ को आना पड़ेगा, 1 में, ठीक है। ये तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आपने पूरा थियरी वाला वीडियो प्रॉपर तरीके से देखा होगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट लाइन किसका है बच्चों, लाइमन सीरीज का, Li+2 के। और आगे क्या कह रहा है हमसे कि हमें पता लगाओ एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ड्यूटेरियम, ठीक है, लाइमन सीरीज का ही फर्स्ट लाइन, बट नाउ दिस टाइम इट इज फॉर ड्यूटेरियम, यानी R1 का स्क्वायर, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो जब डिवाइड करोगे तो ध्यान पूर्वक देखना, हमसे क्या कह रहा है कि लाइमन सीरीज यानी Li+2 का किसके साथ चाहिए, ड्यूटेरियम के साथ। तो Li+2 वाला डेटा ये है और ड्यूटेरियम वाला डेटा ये है, तो ध्यान रख लेना, नहीं तो फट से गलती होगी। हमें इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करना रहेगा, तभी तो Li+2 वाला ऊपर जाएगा और ड्यूटेरियम वाला नीचे आएगा। तो यानी कि लैम्डा लाइमन ऑफ Li+2 का फर्स्ट लाइन अपॉन लैम्डा लाइमन ऑफ ड्यूटेरियम का फर्स्ट लाइन, यानी कि हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड किया, तभी ये ऊपर जाएगा। और जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1:9 आएगा, ना कि 9:1। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो फट से गलती हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ इसको गौर पूर्वक सुन लेना भाई, यहाँ तो इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। अब तुम गलती से अगर तुमने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो देखो ये लैम्डा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ ड्यूटेरियम एटम ये ऊपर चला जाएगा, जबकि ऊपर हमें क्या चाहिए था, ऊपर हमें चाहिए था Li+2 वाला डेटा, ठीक है। तो मैथ है ये, ध्यान रखना। कहता है इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटम कैन नॉट इमिट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान एटम क्या इमिट नहीं कर सकता है, ठीक है। एटम इन अल्ट्रावायलेट इमिट करता है, किसमें, ये करता है लाइमन में। विजिबल इमिट करता है किसमें, बामर में। इंफ्रारेड इमिट करता है बाकी सब में, गामा कभी नहीं इमिट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज डेली इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द सेम एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व इन द सेकेंड बामर ट्रांजिशन ऑफ, ठीक है। कह रहा है कि अगर फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज डेल ई इतना, ठीक है। लाइमन के फर्स्ट लाइन के लिए डेल ई की वैल्यू कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जब n=2 से इलेक्ट्रॉन n=1 में गिरता है तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। कहता है कि द सेम एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द सेकेंड बामर ट्रांजिशन, यानी सेकेंड बामर ट्रांजिशन मतलब समझ रहे हो कि जब सेकेंड बामर ट्रांजिशन यानी सेकेंड लाइन ऑफ बामर ट्रांजिशन, यानी जब 4 से 2 में गिरे, तो 4 से 2 में गिरेगा जब, तो किसके लिए सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमको चेक करना पड़ेगा। देखिए n=2, सेकेंड लाइन यानी 4 से कहाँ गिरे, 2 में, 4 से 2 में गिरे और एनर्जी गैप इतना ही हो, ऐसा किसमें संभव है। तो हम लोग सबको क्या करेंगे, कैलकुलेट करना ही हमारे पास एक रास्ता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू Z², 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -13.6 Z² अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए आ गया, Li+2 के लिए आ गया। Li+ में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, यानी ये आंसर हो ही नहीं सकता। अगर हम He के लिए देखें तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए 4 से 2 में आया तो -13.6 इंटू Z की वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर और अपॉन 4 का स्क्वायर, और इसके लिए कितना हो जाएगा, n=2 है तो -13.6 इंटू Z, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम हीलियम है ना, तो 2 का स्क्वायर और अपॉन नीचे भी कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बामर के लिए वो 2 में गिरना पड़ेगा। और बेरिलियम की बात करें तो 4 से 2 में गिराना है फॉर सेकेंड लाइन, तो देखो -13.6 इंटू Z², हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा -13.6 इंटू Z² अपॉन 2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखिए किसमें डिफरेंस 10.2 का आता है, ये हमें
क्रॉस चेक करके ही पता लगेगा। देखो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कट जाएगा और ये दो दूनी 4 चौक 16 हो गया और ये कितना हो गया 2 दूनी 4। तो अगर हम यहाँ देखें तो 4 यानी कि ये तो नहीं आएगा। ये देखो 13.6 में से 13.6 इंटू 4 सब्सट्रैक्ट करोगे 10.2 तो नहीं आएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी डिफरेंस आएगा अच्छा खासा। देखो तो ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। मतलब नेगेटिव साइन को छोड़ दो तो ऊपर वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड बड़ा होना, सॉरी छोटा होना चाहिए, और नीचे वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जो है बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये 2 दूनी 4 था, ये हाँ ये 1, ये पॉसिबल हो सकता है। चेक करते हैं, देखो ये 2 का 2 दूनी 4 और 16 यानी 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 3.4 और ये कितना हो गया 13.6। इसमें से जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो बट ऑब्वियस है 10.2 आ जाएगा। यही आंसर करेक्ट है। यानी कि जब हम हीलियम में कहाँ से कहाँ गिरेंगे, 4 से 2 में गिरेंगे, तो जो एनर्जी मीट करेगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना हाइड्रोजन में 2 से 1 में गिरने पर था। देख लीजिए, साफ साफ पता लग रहा है ना, वो तो मुझे पता लग रहा है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। अदरवाइज एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके मैच कराइए, आपकी उम्र में धीरे धीरे जब आप काम करते जाएंगे तो आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज विल हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। लिमिटिंग लाइन बामर सीरीज की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? देखो न्यू सी आर जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, लिमिटिंग लाइन के लिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो न्यू कितना हो जाएगा सी 3 इंटू 10⁸8। इसको अगर मैं राउंड ऑफ कैलकुलेशन लूँ तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 7, 1 पॉइंट समथिंग होता है, तेल लेने दो उसको। और किसके लिए कह रहा है, नाम नहीं दे रहा है एटम का, तो हाइड्रोजन ले लो, यानी कि लगभग 3 इंटू 10⁻15 के आसपास, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻15। सेकंड इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे काम करेंगे। कहता है कि द फर्स्ट इमिशन लाइन in hydrogen spectrum in the Balmer series will have the wave number। कोई दिक्कत नहीं, वेव नंबर यानी न्यू बार यानी 1/λ की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा आर जेड का स्क्वायर। किसके लिए कह रहा है वो, ये हमें कह रहा है फर्स्ट हाइड्रोजन, यानी जेड की वैल्यू 1 हो गया, और 1 अपॉन बामर यानी 2 का स्क्वायर। कौन सी लाइन, फर्स्ट इमिशन लाइन। तो बामर का फर्स्ट लाइन कब मिलेगा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आए, जब इलेक्ट्रॉन 3 से आए, और कहां को आए, इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 में आए, यानी 1/3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमें लैम्डा नहीं, हमें न्यू बार चाहिए, यानी 1/λ चाहिए, यानी टोटल वैल्यू चाहिए आर। ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 5/36, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5R/36 इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, रेसिप्रोकल मत कर देना, वो हमसे लैम्डा नहीं पूछ रहा है, हमसे वेव नंबर पूछ रहा है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस विल हैव द सेम लैम्डा एज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखो हाइड्रोजन एटम के लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट लाइन होगा वो क्या होगा, आर जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर। फर्स्ट लाइन के लिए कहाँ से गिरना पड़ेगा, 2 स्क्वायर, यानी इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो 3R/4 के बराबर होगी वैल्यू। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान दो। कह रहा है कि व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हीलियम, की हीलियम में कौन सा ट्रांजिशन हो कि सेम वेवलेंथ मिले, एज इट इज वही का वही लैम्डा मिले। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कि हीलियम के लिए 1/λ किस ट्रांजिशन में। तो देखो आर जेड स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, अब ये n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर LHS बराबर होगा, लैम्डा बराबर है भाई, कह रहा है कि किस ट्रांजिशन में लैम्डा बराबर होगा, लैम्डा बराबर होगा तो 1/λ भी बराबर होगा, यानी कि अगर LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा, और RHS बराबर होगा तो हम सीधे लिख सकते हैं कि R × 4 और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसको किसके बराबर कर सकते हैं, 3R/4 के। R से R कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये 3/4
16 के बराबर हो गया। अब n1 और n2 की वैल्यू पुट कर दो, जो 3/16 को सपोर्ट कर रहा हो वही आंसर है, क्योंकि यहाँ एक इक्वेशन दो अननोन है, तो हिट एंड ट्रायल से ही जानना पड़ेगा। देखो अगर n1 की वैल्यू तुम मान लो 3 डालते हो तो 1/9 माइनस 1/25, तो 1/9 और 1/25 को जब तुम सॉल्व करोगे तो 3/1/9 माइनस 1/25, तो 25 इंटू 9 और 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये तो क्लियर कट हो गया कि 3/16 नहीं आएगा। अगला चेक कर दो, 1/4 माइनस 1/9, इसको सॉल्व करोगे ये भी नहीं आएगा। अगला सॉल्व कर दो, 1/4 यानी 16 माइनस 1/6 यानी 36, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 16, और 36 में से 16 गया तो 20 आ गया। अब ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 9 36, तो ये भी 3/16 तो नहीं आया। अब यहाँ हम देख लेते हैं किसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं। आगे हम इसको पुट करा के देख लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 है ना, तो 4 चौक 16 और माइनस 1 यानी कि 3/16। ये इस ट्रांजिशन में यानी कि जो हाइड्रोजन एटम के लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ था, ठीक वही वेवलेंथ हमें मिल सकता है किसमें, ठीक वही वेवलेंथ हमें मिल सकता है किसमें, हीलियम में। कब, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को गिरे, जब 4 से 2 में गिरे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, हमने भाई वेवलेंथ सेम था तो LHS इक्वेट कर दिया, और जब LHS को इक्वेट किया यानी कि बराबर थे आपस में, तो RHS को भी मैं इक्वल कर सकता हूँ, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके मैंने फाइनली वैल्यू निकाल दी। द सिंपल मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। कहता है इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। ऑर्बिट शेल को ही बोलते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, बोथ आर नॉट सेम। ये बात आप अच्छे से जानते रहिएगा। प्यारे बच्चों, कहता है इन मल्टी स्टेप्स देन द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अरे भाई ये तो n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 दूनी 4 और उधर 5, 5 2 10। 10 इज द राइट आंसर, मीन्स दिस इज द राइट, सॉरी ये तो 0 है, दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे बच्चों हमसे कहता है कि एन एटम हैज x एनर्जी लेवल, देन टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इट्स स्पेक्ट्रम आर। देखो जैसे मान लीजिए कि किसी एटम में 4 एनर्जी लेवल है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे जरा देखिए। 4, और सीधे मैं लिख देता हूँ 4 फॉर्मूला लगा करके 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1, यानी कि ये 2 और 3 6। अगर कहीं 5 है तो जरा देखो कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अगर कहीं 6 है तो जरा देखो, 6 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 3 और इधर 5 15। यानी कैसे, 6 के बाद कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, 4 के बाद कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, तो अगले में कितना आना चाहिए, देखो 5, तो अगले में 6 बढ़ना चाहिए। देखो जैसे 21 आना चाहिए, 15 5 20, हाँ ठीक है। मान लो 7 से 1 में आता है, ठीक है, किसी में 7 एनर्जी लेवल है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 6, 3 और ये कितना हो गया 21। देखो 21 आया कि नहीं आया, हाँ कैसे बढ़ रहा है जरा देखो, 6 से बढ़ा 4 तब 10 हुआ, 10 से बढ़ा 15, यानी कि पहले जो इंक्रीज था वो 4 का था, फिर 5 का हुआ और उसके बाद किसका हो गया, 6 का हो गया। तो इस डेटा को जो सपोर्ट कर रहा हो वो करेक्ट है। जरा देखिए, जैसे अगर मैंने इसकी वैल्यू कितनी रखी, 4 रखी, तो जरा देखो टोटल 5 एनर्जी लेवल आए, तो 5 में 10 आना चाहिए। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, भाई 5 तक कितना आना चाहिए, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15 हो गया। ये तो सही नहीं है,
अब जरा यहाँ रख के देख लो, अगर हम इसको x की वैल्यू मान लो 5 रखते हैं तो 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। x की वैल्यू जरा 5 डालो तो 1 + 2 + 3 और 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो 3 2 5 1 6 और 4 10, ये दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि जब हम एनर्जी लेवल 5 डाल रहे हैं तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन आनी चाहिए थी और यही फॉर्मूला उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ भी चेक कर लो, अगर 5 डालते हो देखो 5 + 1 5 + 2 पता नहीं कितना आ जाएगा, दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। प्यारा क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल से बुद्धिमानी से सॉल्व करने पर बिल्कुल आता है। हमने क्या किया एक बार फिर बता देता हूँ, हमने इसको जनरलाइज करके देखा कि अगर कहीं 4 एनर्जी लेवल है तो कितने मिल रहे हैं, 5 पे कितने, 6 पे कितने, 7 पे कितने, और फिर मैंने देखा कौन सा जो है फॉर्मूला है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि उसको सपोर्ट करने वाला फॉर्मूला है कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। प्यारे बच्चों यहाँ देखो, इसमें हमें क्या कहता है, इसमें हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में कि द फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कहता है कि द फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन की ओरिजिन के लिए ये पूरा डायग्राम हमको दिया हुआ है। कहता है लाइन नंबर 5 arises from the transition level B to X, ठीक है, B to X में आता है। Which of the following spectral line will not occur in the absorption spectrum? प्यारे बच्चों देखो, कौन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं अकर करेगा। देखिए ध्यान पूर्वक बातों को देखें। एब्जॉर्प्शन में एक्साइटेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई एटम अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो एक्साइट करेगा, और एक्साइटेशन की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या इसमें एटम को स्पेसिफाई किया है, द फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नहीं कुछ नहीं बोलता है। जब वो एटम की बात नहीं करेगा तो हम अंडरस्टूड है मान के चलेंगे कि वो किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की, जहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में मौजूद रहता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल में रहता है। ठीक है, अब देखो ये कहीं पहले एक्साइट हुआ होगा फिर डी एक्साइट हुआ होगा ना, तो देखो जब ये वापस किस में आया, एक में आया, यानी ये कहाँ से निकला रहा होगा, एक से। ये भी वापस एक में आया, यानी ये कहाँ से निकला रहा होगा, एक से। ये भी वापस एक में आया, यानी ये कहाँ से निकला रहा होगा, एक से। बट अगर देखा जाए बच्चों तो 4 5 6 ये वापस एक में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि इनका जो एक्साइटेशन हुआ था, देखो ये वापस बी में आया, यानी यहाँ से निकल के यहाँ गया रहा होगा, फिर 10⁻⁸ सेकंड बाद वापस आ गया होगा। ये यहाँ से निकल के यहाँ गया होगा, ये 10⁻⁸ सेकंड बाद वापस आ गया होगा। ये यहाँ से यहाँ गया होगा, 10⁻⁸ सेकंड बाद फिर से वापस आ गया होगा। क्योंकि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का सिद्धांत कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो 10⁻⁸ सेकंड बाद वापस भी आता है। तो बच्चों देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ये और ये ग्राउंड लेवल में नहीं है, तो ये कभी भी जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्साइट होता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइट होता है ना, नहीं समझा। देखो ये सब के सब कहाँ आ रहे हैं, वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल को आकर के टच कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें किनकी, इनकी बात करें, देखो किसकी, इनकी बात करें, इनकी बात करें और इनकी बात करें, तो ये लोअर एनर्जी लेवल को आकर के टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ से वहाँ नहीं गए थे। ये जैसे ये यहाँ से यहाँ गया था, ये यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, तो एब्जॉर्प्शन में यानी ये ऑलरेडी एक्साइटेड थे ना, तो एब्जॉर्प्शन में कौन आएगा, जो ग्राउंड एनर्जी लेवल से गया हो। ग्राउंड एनर्जी लेवल से जाने वाले कौन है, 1 2 3, और ना जाने वाले कौन है, 4 5 6। तो कहता है कि ध्यान पूर्वक समझना कि which of the following spectral line will not occur in the absorption spectrum। तो बेटा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कभी नहीं दिख सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो है ग्राउंड लेवल से एक्साइट नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, a certain electronic transition from an excited state to ground state of the hydrogen atom in one or more steps gives rise to 3 line। ठीक है, in the ultraviolet region of the spectrum
हाउ मेनी लाइन डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, अगर हमें किस रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में, वो कितनी लाइनें दे रहा है, 3 लाइन दे रहा है। जरा देखो यहीं से पकड़ लूंगा मैं, अल्ट्रावायलेट रीजन यानी कि लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज में 3 लाइन मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 4 से। 4 - 1 ही तो 3 होता है। अब 4 से आ रहा है तो जरा देखो वो 4 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है। ठीक है, तो जब वो 4 से 3 में गिरेगा और 4 से 2 में, तो 4 से 2 वाला तो विजुअल रीजन का हो जाएगा, बट 4 से 3 वाला यही एक ही तो पॉसिबिलिटी है इंफ्रारेड रीजन की, लाइमन बामर पास्चन। यानी 4 से 3 में जब गिरेगा तो एक लाइन दिखाएगा पास्चन सीरीज की जो इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने ये लगभग 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के फॉर्म में किया, जो कि बेसिक्स ही थे, कोई बहुत बड़ा फाड़ू क्वेश्चन नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि इन 20 क्वेश्चंस को कर करके आपका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हुआ ही होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।